नेक्स्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन देती कि तमाम ट्रायल कोर्ट्सों के फैसले ना किया जाए। जो एक बात पूछी गई कि जो ऑर्डर है और जो फैसला है लार्जर बेंच को सुनना चाहिए था, 3 इतनी बेंच ने थोड़ा सा उसके हवाले से की। सर देखें ना, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हमने जो चैलेंज की थी जजमेंट को, जो कि अमेंडमेंट्स आई थी फर्स्ट और सेकंड अमेंडमेंट, उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, मगर जो थर्ड अमेंडमेंट थी जिसके ऊपर बताया गया था कि जो रेफरेंसेस हैं या इंक्वायरीज़ हैं और इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ट्रांसफ़र कैसे की जाएंगी और किस कोर्ट को या किस फोरम को होगी, इसके ऊपर डायरेक्ट नहीं किया गया। बेसिकली जो हम समझते हैं जो फ्लॉ है जजमेंट के अंदर, जिससे कि नैब अमेंडमेंट्स को सर्टेन सेक्शंस ऑफ नैब अमेंडमेंट्स जो हैं उन्होंने ख़त्म की। एक तो उन्होंने कहा जो 500 मिलियन की हमने कदगन लगाई है वो गलत है, और जो इलेक्ट उन्होंने डिस्टिंक्शन करा के पहले जो लॉ के अंदर इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर या पीपल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई तफरीक नहीं है। जो डेफिनेशन क्लॉज है वो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस एक को ट्रीट करता है, मगर जजमेंट ने इन दोनों को अलग अलग ट्रीट किया। उन्होंने कहा 500 मिलियन जो है अगर वो उससे कम जो है वो इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर के ख़िलाफ़ हो सकता है, मगर क्या कहते हैं सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ये जो सोच थी, ये जो फैसला है वो गलत इसलिए है कि जो नैब है वो मेगा करप्शन के लिए है। जो मेगा करप्शन के अंदर खुद नैब की अपनी SOPs हैं और जजमेंट्स भी हैं, क्या कहते हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, कि 100 मिलियन से जो है कम नहीं होगा। अगर कानून ने, पार्लियामेंट ने 500 मिलियन रखा कोई 7-8 साल के बाद, मैं समझता हूँ ये बेंचमार्क रखना अपना पार्लियामेंट का हक था और ये जुडिशरी का हक नहीं है कि इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात हमने की, इसके अंदर लिखा था अगर किसी के पास एसेट्स हैं तो वो बताए जाएं कि ये करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस से एक्वायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट दी, उन्होंने ये जो दो अल्फाज थे वो ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा ये जो अल्फाज ख़त्म करते हैं इलेक्टेड पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए करते हैं, मगर जो पीपल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान है उनके लिए नहीं ख़त्म करते। ये भी डिस्क्रिमिनेटरी था, क्योंकि अगर देखें, अगर आप एक शख्स है, एक MP है, MNA है या क्या कहते हैं मेयर है, जो इलेक्टेड आदमी है, अगर उसके पास कोई जायदाद है, जायदाद रखना कोई जुर्म नहीं है, मगर उसने उस जायदाद को गैर कानूनी तरीके से बनाया है या जमा किया है तो वो गलत काम है। इसलिए हमने ये अल्फाज किए थे, मगर उन्होंने ये अल्फाज हटा दिए और पुराने कानून को वापस लेके आ गए। इसी तरह और शिकें थी उन्होंने ख़त्म की, जिसके ऊपर हमने आज आर्ग्यू किया, मगर उन्होंने जो एक पॉइंट ये उठा था, ये जो इस वक्त जो है ऑर्डर जो आया है सिर्फ क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर डिटेल जजमेंट नहीं आई है। इसके ऊपर भी था कि क्या ये फैसला हो सकता था कि जब तक कि ये जो पिटिशन्स थी इस कानून के ख़िलाफ़ पेंडिंग थी, इस पॉइंट को भी उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि पहले इस पॉइंट का फ़ैसला करेंगे, फिर हम आगे क्या कहते हैं इसको मेरिट को देखेंगे कि ये जजमेंट सही है कि नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये बात की कि इसके लिए जब तक के डिटेल्ड रीजनिंग के साथ जजमेंट डिलीवर नहीं हो सकती, हम ये वाली पिटिशन जो आज लगी हुई थी अपील्स, ये हम नहीं सुन सकते। इसलिए उन्होंने एडजर्न कर दिया इन अपील्स को कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर फैसला ना आ जाए, डिटेल रीजनिंग ना आ जाए। मगर उन्होंने क्या कहते हैं ये ऑर्डर भी कर दिया कि ट्रायल कोर्ट जो हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है, कोई जजमेंट नहीं देंगे जब तक कि इस कानून का, इस अपील्स के फैसला ना हो जाए। अब इस वक्त पोजीशन ये है, मैंने तो मुद्दा किया था कि आप ये ट्रायल को भी रोक दीजिए, सस्पेंड कर दें, क्योंकि अगर ये केसेस आपने ये फैसला किया कि ये जजमेंट गलत है तो ये और कोर्ट्स में चले जाएंगे। कानून के नीचे नया चार्ज फ्रेम होगा, जब नया चार्ज फ्रेम होगा तो नई गवाहियाँ चलेंगी, और ये गवाहियाँ जो नैब के अंदर चली हैं ये क्या कहते हैं काम नहीं आएंगी। इसलिए ये डबल मेहनत हो जाएगी। और इसके अलावा ये भी है क्या कहते हैं, हो सकता है कोई किसी को कन्विक्ट कर दे, किसी को एक्विट कर दे और बाद में ये आपने जजमेंट हटा दी जाए, तो जिन लोगों ने इसके नीचे इनके केसेस रिटर्न हुए वो क्या कहते हैं मुसीबत में आ जाएंगे। मगर इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम के अंदर खाली ये ऑर्डर किया है कि फ़ाइनल जजमेंट नहीं सुनाई जाएगी, मगर केस की ट्रायल जारी रहेगी। अच्छा साहब, ये
184(3) के 10 मुकदमा हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए आज पहला मुकदमा था तारीख में पाकिस्तान में। तो क्या आपको लगता है कि इससे आपको कुछ रिलीफ मिला है? और दूसरी बात ये बता दें, नोटिस किस चीज़ के? नोटिसेज इसके एक तो मैं बता दूं, हमने मेंटेनेबिलिटी भी चैलेंज किया है। ये जो पिटिशन फाइल की थी ये इमरान खान साहब ने की थी, खाली इमरान खान साहब की ये पिटिशन थी जिसके ऊपर ये फैसला आया। हमने कहा मेंटेनेबिलिटी पर भी हमने क्या कहते हैं चैलेंज किया कि ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं थी। हमने ये भी कहा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के नीचे का आइन जो है उसके अंदर 3 हिस्से हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना और जुडिशरी का काम है कानून को इंटरप्रेट करना। मगर इस फैसले के नीचे सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है, उनको ये हक नहीं पहुंचता था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नीचे जो पार्लियामान जो सुप्रीम है उसने जो कानून बनाया है उसको इस तरह स्ट्राइक डाउन किया जाए। नाइक साहब क्या कहेंगे, आप समझते नहीं है कि माजी में जिस तरीके से अदारों के अंदर मुदाखलत की जाती रही है सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट के फैसलों के हवाले से, क्या ये रवायत ख़त्म नहीं होनी चाहिए? कोई अदारों को अपने दायरे कार में रख के काम नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आर्टिकल 184(3) का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ उसको बड़ा रेयरली इस्तेमाल करना चाहिए उन केसेस के अंदर के जिधर के एक गरीब आदमी अपनी आवाज़ कोर्ट के अंदर नहीं ले जा सकता। ऐसे जो सोशल सेक्टर्स हैं, जो सोशल क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनको उजागर किया जाए ताकि आवाम को इसको। मगर इस केस के अंदर कोई पब्लिक केस ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि आवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, खाली उन लोगों का ताल्लुक है, ग्रुप ऑफ पीपल का आप ताल्लुक कह सकते हैं। मगर ग्रुप ऑफ पीपल के अगर कोई उनको इफ़ेक्ट होता है तो 184 सब क्लॉज 3 के नीचे पिटिशन्स फाइल नहीं की जा सकती। मगर ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला जब अपील की सुनवाई होगी आगे जाकर हम ये बात करेंगे और उम्मीद करते हैं जस्टिस विल बी डन। थैंक यू।